नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू राइज क्लासेस में। आइए मुगल कालीन भारत में भू राजस्व प्रणाली के संबंध में चर्चा करते हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होगी। शुरू करते हैं। देखिए, भू राजस्व प्रणाली को समझने से पहले हम मुगल साम्राज्य क्षेत्र में आने वाली या मुगल कालीन भारत में भूमि को जान लेते हैं। यह किस प्रकार की भूमि हुआ करती थी और इसका विभाजन किस किस तरीके से हुआ था और इसकी मापक की क्या इकाइयाँ उस समय प्रचलित थीं। तो इस वीडियो में मेरा मुख्य उद्देश्य यही रहेगा कि हम सबसे पहले मुगल साम्राज्य क्षेत्र में आने वाली भूमि को जान लेते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, मुख्य रूप से भूमि का विभाजन जो था वो दो प्रकार में हुआ था। एक तो था केंद्रीय निजी भूमि हुआ करती थी, दूसरी थी वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि या सेवा के बदले दी जाने वाली भूमि। उसके अलावा तीसरे प्रकार में आती थी अनुदान प्रकार की भूमि थी जो, और चौथे में पारितोषिक के रूप में भी दी जाती थी भूमि। तो देखिए, केंद्रीय निजी भूमि क्या होती थी, ये खालिसा भूमि होती थी। इसको खालसा भूमि भी कहीं कहीं लिखा होगा। इसका जो भू राजस्व था ये सीधा ही शाही कोषागार में जमा होता था, यानी कि केंद्र इस पर नियंत्रण रखती थी और केंद्र सीधे ही इससे राजस्व वसूल करती थी। ठीक है, तो ये थी खालिसा भूमि। उसके बाद में सेवा के बदले जो वेतन के रूप में दी जाने वाली भूमि थी उसके अंतर्गत आती थी जागीर भूमि। तो जागीर भूमि में एक थी वतन जागीर, दूसरी थी अलतमगा जागीर। ये दो प्रकार की भूमियाँ इसमें हुआ करती थी, जागीरों में बटी हुई थी। तो जागीर भूमि को दो भागों में बांटा गया था, एक तो वतन जागीर, दूसरी अलतमगा जागीर। अगली है देखिए अनुदान भूमि। तो अनुदान भूमि या इनाम भूमि कहलाती थी। इसमें आती थी मदद ये मांस, फिर मिल्क है, उसके बाद ये सुयूर गल दिया है और फिर वक्फ है। इस प्रकार की ये भूमि आती थी इसमें। और पारितोषिक के रूप में भी भूमि दी जाती थी। वो भूमि कौन सी भूमि होती थी, वो पैवाकी भूमि ही होती थी। वैसे देखा जाए तो ये जो इतिहासकारों ने लिखा है कि जो भूमि होती थी वो पैवाकी भूमि जो थी वो उसी में से जागीर भूमि दी जाती थी। मतलब केंद्र के नियंत्रण में, ये केंद्र की देख रेख में ये पैवाकी भूमि रहती थी, ये पैवाकी कही जाती थी। और इनमें से ही वो भूमि दी जाती थी जो जागीर भूमि हुआ करती थी, और पारितोषिक के रूप में भी उसी से प्रदान की जाती थी। क्योंकि उस समय माने मुगल काल में भूमि का हस्तांतरण बहुत होता था, तो इस तरह से केंद्र जो था अपने देख रेख में इस भूमि को, कुछ भूमि को रखता था जिसे पैवाकी भूमि कहा जाता था। ठीक है, तो उसी से जागीरें दी जाती थी, जागीर भूमि दी जाती थी, या उसी भूमि से पारितोषिक के रूप में या उपहार रूप में भी प्रदान की जाती थी। तो ये पैवाकी प्रकार की ही थी। पैवाकी के अंतर्गत ही आने वाली भूमियाँ हुआ करती थी। पैवाकी भूमि क्या है कि जो केंद्र जो है उसके नियंत्रण में ये रहती थी और उसकी देखरेख में रहती थी। तो पूरा ये हस्तांतरण हेतु इनके पास ये उपलब्ध रहती थी पैवाकी भूमि। आगे बढ़ते हैं। खालिजा भूमि। देखिए, खालिजा भूमि क्या हुआ करती थी, ये पातशाह के निजी खर्च के लिए ये भूमि होती थी। इसका जो राजस्व था, इससे प्राप्त आमदनी थी या भूमि कर था, सीधे ही शाही कोषागार में जमा होते थे, जिसे पातशाह अपने निजी खर्च के लिए प्रयोग करता था। ठीक है, उसका भू राजस्व जो था वो सीधे ही शाही कोषागार में जमा होता था, और उस कोषागार से, शाही कोषागार से जो आमदनी होती थी, जो उस भू राजस्व से, तो उसका प्रयोग जो था वो राजा अपने निजी खर्च के लिए करता था। कौन से निजी खर्च हुआ करते थे, जैसे अंगरक्षकों पर खर्च, और जो उसका निजी सैनिक होते थे उन पर जो खर्च होता था, या युद्ध की तैयारियों में जो खर्च होता था उसमें करता था, उस रूप में ये खर्च करता था। तो ये पातशाह की जो पर्सनल जो मांगे हुआ करती थी, जो ज़रूरतें हुआ करती थी, जो शाही ज़रूरत की चीज़ें हुआ करती थी, वो भी इसी भूमि के राजस्व ग्रहण जो होता था, राजस्व होता था, कोषागार में जो जमा होता था, उसी से इसका खर्च निकाला जाता था। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एक ही शब्द में कि पातशाह के ये निजी खर्च के लिए हुआ करती थी। तो पातशाह का निजी खर्च क्या था, वो अंगरक्षकों पर खर्च करना, अंगरक्षक जो रखते थे उन पर खर्च करना, या जो उनकी सैनिक थे उन पर खर्च करना, या युद्ध की तैयारी के लिए जो भी खर्च होता था वो उसमें से किया जाता था। तो ये बादशाह का निजी खर्च ही होता था एक तरीके की। ये भूमि जो खालिजा भूमि होती थी ये बादशाह के निजी खर्च के लिए होती थी, जिसका भू राजस्व जो था
वो सीधा ही शाही कोषागार में जमा होता था। देखिए इसका परसेंट जो था लगभग, ये भूमि जो थी 20% साम्राज्य क्षेत्र की थी। जागीर भूमि, जागीर भूमि साम्राज्य क्षेत्र का एक बड़ा भाग हुआ करती थी। इसका क्षेत्र जो था खालिदा भूमि से अधिक था। जागीर भूमि क्या होती थी, देखिए बेमनसबदार या सरकारी मुलाजिम जिन्हें सेवा के बदले वेतन के रूप में कुछ राजस्व क्षेत्र दिए जाते थे, जिसे जागीर कहा जाता था, तथा वे जागीरदार कहलाते थे। तो ये राजस्व क्षेत्र क्या होता था, देखिए राजस्व क्षेत्र होता था जैसे कोई भूमि दी गई उनको, तो उस भूमि में एक तो भूमि कर शामिल था, भूमि कर था, प्लस उसमें जो अन्य कर थे जैसे गृह कर था या विवाह कर था या जन्म कर था या अन्य कर प्रकार के कर थे। तो एक मिलाकर के एक राजस्व क्षेत्र बनाते थे और इसी राजस्व क्षेत्र को जागीर कहा जाता था। तो ये जो भूमि होती थी ये कुल मिलाकर के कहलाती थी जागीर भूमि। यहाँ पर भूमि कर यानी जो लगान के रूप में वसूल किया जाता था वह, और दूसरा था जो अन्य कर वहाँ पर आरोपित होते थे उस क्षेत्र में जो अन्य कर लगे हुए थे, जैसे कि गृह कर था, विवाह कर था, जन्म कर था, सिंचाई कर था, घरी चरी कर, ये प्रकार के तमाम कर हुआ करते थे। कभी इनकी संख्या ज़्यादा होती थी, कभी कम होते थे, कोई शासक आया बढ़ा दिया, कोई शासक आया कम कर दिया। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के जो वहाँ पर एक कुल कर होते थे जिन क्षेत्रों में, वो राजस्व क्षेत्र था। तो राजस्व क्षेत्र जो था उसको जागीर कहा जाता था, जागीर भूमि कहा जाता था। तो ये जागीर भूमि किनको मिलती थी, ये मिलती थी सरकारी जो मुलाजिम होते थे या मनसबदार होते थे, उनको उनकी सेवा के बदले में दी जाती थी वेतन के रूप में, क्योंकि वेतन पहले नगद नहीं दिया जाता था। और इसी कोटि में आने वाली देखिए दो और जागीरें थी जिनको बतन जागीर के नाम से और अल्तमगा जागीर के नाम से जाना जाता है। तो बतन जागीर क्या होती थी, देखिए बतन जागीर जो होती थी ये राजाओं और जमींदारों को मिली जागीर होती थी, जो मूल रूप से उनके शासन में होती थी। वतन क्या है, वह भूमि है जो मूल रूप से उनके शासन में पहले से थी। चूँकि अब मुग़ल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली होती है इन्होंने, तो इनको मनसब, जैसे चूँकि मनसबदार बना दिया जाता था, मनसब दे दिए प्रदान कर दिए जाते थे और इनको जागीरें दे दी जाती थीं। तो ये जो जागीरें होती थीं ये चूँकि उनकी वंशानुगत रूप से इनको प्राप्त होने वाली इनकी भूमि होती थी, इनको तो पहले से ही वंशानुगत रूप से मिली आ रही होती है। और दूसरी इनकी जो पुश्तैनी भूमि होती है, चूँकि ये पहले भी शासक रह चुके हैं इस भूमि पर, अब चूँकि इन्होंने मुग़ल शासकों की अधीनता स्वीकार कर ली है, तो इनको जो जागीरें मिली हैं अब इनको जागीरें पासा के अनुसार दी जाएंगी, मनसबदार भी इनको बनाया जाएगा, मनसब प्रदान किया जाएगा। तो अब जो जागीर है वो इनकी जागीर कहलाती थी वतन जागीर। ये चूँकि ये वही जागीर है जिस पर इनका शासन मूल रूप से था और उसका राजस्व भी ये वसूल करते थे, परंतु अब इन जो है ना, अब ये राजा के अधीन हो गए, मतलब शासक जो मुग़ल शासक था उसकी अधीनता स्वीकार कर ली है, तो अब इनका अधिकार वहाँ पर नहीं रह गया है। इनका अधिकार इस रूप में है कि ये वहाँ पर इनको जागीर के रूप में दिया गया है राजस्व वसूलने के लिए। तो इनकी जो जागीर होती थी वो वतन जागीर कहलाती थी। इस प्रकार की जो जागीरें होती थी, जो राजाओं और राजा कौन होते थे, जो राणा या राजा राव लगाते थे अपने नाम में, वो महाराजा इस तरीके के लोग होते थे जिनको ये जागीर मिलती थी और ये कहलाती थी वतन जागीर। माने मुग़ल शासकों ने पूरा प्रयास किया कि जो राजाओं की ज़मीनें हुआ करती थीं, जागीरें हुआ करती थीं, उनको वतन जागीर के अंतर्गत लाया जाए, जिससे क्या होगा, जिससे ये होगा कि ये मतलब शाही नियंत्रण में आ जाएंगी, मतलब जो शाही नियंत्रण में आ जाएंगी, माने केंद्रीय नियंत्रण में आ जाएंगी, शासक जो पातशाह होता था उसके नियंत्रण में आ जाएंगी, और जो नियम वहाँ या जो लागू होंगे, शाही जो नियम लागू होंगे वो इन पर भी लागू होंगे। कुल मिलाकर के अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए इन्होंने उनकी भूमि को भी वतन जागीर में शामिल कर लिया। अगली है देखिए अल्तमगा जागीर जो है, ये अल्तमगा जागीर जो है जहांगीर ने इसको शुरू किया था और यही परिवर्तित नाम है, जहांगीर ने नाम दिया था अल्तमगा जागीर। तो ये भी एक पुश्तैनी प्रकार की ही ज़मीन होती है, जागीर होती है, और ये पातशाह की विशेष कृपा से कुछ परिवारों को या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को दी जाती थी।
तो ये हुई जागीर भूमि। आगे बढ़ते हैं। अनुदान भूमि। देखिए अनुदान भूमि क्या होती थी। जो अनुदान भूमि होती थी इसमें आधी भूमि लगभग बंजर भूमि होती थी, जिसे कृषि योग्य बनाने के लिए अनुदान रूप में दे दी जाती थी। तो अनुदान भूमि जो होती थी ये धर्मपरायण जो व्यक्ति होते थे, विद्वान होते थे, या जो परोपकार के लिए दी जाने वाली भूमि होती थी, ये वो भूमि होती थी जो अनुदान के रूप में दी जाती थी। तो इसमें ये भूमि क्या होती थी, इसमें आधी भूमि तो ऐसी भूमि होती थी जिस पर खेती की जाती थी, की जा रही होती थी, कृषि योग्य होती थी, और आधी तो इसमें बंजर शामिल होती थी जो कृषि योग्य नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर के शासक का, जो मुग़ल शासक होते थे, पातशाह का ये उद्देश्य रहता था कि ये अनुदान के रूप में लोगों को प्रदान कर दी जाए, लोगों को दे दी जाए, जिससे वो जो कृषि योग्य भूमि है उससे उनका निर्वहन भी होगा, जीविकोपार्जन होगा, और दूसरी जो बंजर भूमि शामिल है उसको प्रयास करेंगे ये लोग, इनका उद्देश्य रहेगा, इनका काम रहेगा कि वो जो बंजर भूमि इनको प्राप्त हुई है उसको भी ये खेती योग्य माने कृषि योग्य भूमि बनाएं, उस पर भी कृषि ये चालू करें। तो ये क्या करते थे, जो ऐसे लोग होते थे तो उनको जो अनुदान प्राप्त होते थे, जो अनुदान प्राप्त व्यक्ति होते थे, ये ऐसी भूमियों को कभी कभी तो खुद ही करते थे, वरना दूसरे काश्तकारों को पट्टे पर भी दे सकते थे। मतलब ये पट्टे पर दे देते थे अन्य काश्तकारों को, जिससे वो कृषि उस पर करें। और ये भूमि होती थी जो ये करमुक्त भूमि होती थी, मतलब जो राज्य होता था, सरकार होती थी, इस पर किसी भी प्रकार का कोई कर इस पर नहीं लगता था। ये कुल मिलाकर के एक मतलब अनुदान के रूप में दी जाने वाली कर थी। लगान मुक्त कर भूमि होती थी, कर मुक्त भूमि होती थी, इस पर जो है कर नहीं लिया जाता था। और किन को प्रदान की जाती थी, ये धर्मपरायण, जो धर्म में धार्मिक लोग होते थे, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कार्य करते थे, उनको दी जाती थी। विद्वान जो लोग होते थे उनको ये दी जाती थी, और गरीब व्यक्तियों को दी जाती थी जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था, उन व्यक्तियों को ये प्रदान की जाती थी। वे आजीवन इस भूमि से भू राजस्व वसूल करते थे, लेकिन उनको भूमि के स्वामित्व का अधिकार नहीं था और ना ही उन पर सेवा या शर्त लागू थी। मतलब राज्य की तरफ से उन पर कोई भी सेवा शर्त नहीं लागू थी इसके बदले में, इस भूमि के बदले में, लेकिन उनको इसका स्वामित्व का अधिकार नहीं था, माने कि वो भूमि को बेच नहीं सकते थे या हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। पट्टे पर दे सकते थे खेती करने के लिए किसी काश्तकार को, लेकिन उस भूमि को, उस पर उनका चूँकि स्वामित्व तो नहीं था, उनका अधिकार नहीं, तो वो भूस्वामी नहीं होते थे। एक तरीके के भूस्वामी होते थे, लेकिन उनका इतना अधिकार नहीं था कि वो भूमि को बेच करके उसका पैसा रख ले अपने पास, मतलब भूमि को बेच करके और किसी को हस्तांतरित करके उससे पैसा वसूल कर लें। तो इस तरीके का जो अधिकार नहीं था, भूमि को बेचने का अधिकार उनको नहीं था, और ये आजीवन इस प्रकार मतलब उस पर जो है भू राजस्व वसूल कर सकते थे। इनको पूरा अधिकार था, छूट थी, ये स्वतंत्र थे इसके लिए। और इसमें एक और थी कि ये पहला इसका बेच नहीं सकते थे ये भूमि को, दूसरा ये हस्तांतरित नहीं कर सकते थे, ठीक है। और इसके बदले में इन पर ये जो भूमि इनको अनुदान के रूप में मिलती थी, राज्य इन पर किसी प्रकार की सेवा या कोई शर्त नहीं लगाता था। तो इनको जो है इनाम भूमि के रूप में भी जाना जाता है, ये इनाम भूमि भी होती थी। तो इसमें आगे जो दस्तावेज मिले हैं, बैनामे के दस्तावेज मिले हैं, चूँकि ये 18वीं शताब्दी में जब ये मुग़ल साम्राज्यों का पतन होने लगा, तो ये ऐसे भी दस्तावेज प्राप्त हुए कि ये भूमि जो है बेच ली गई थी। तो ये उस बाद की बात है, जब ये साम्राज्य का पतन हुआ उस समय इन्होंने बेच ली होगी, लेकिन इस समय जब ये इनको प्रदान की गई थी अकबर के समय में, और ये जो 17वीं शताब्दी तक इनमें ऐसा नियम नहीं था, बेच नहीं सकते थे। तो इसके अंतर्गत आने वाली कौन सी भूमि होती थी, देखिए मदद, ये मांस भूमि होती थी, और मिल्क भूमि होती थी, दूसरा है ये, तीसरा सुयूर गल भूमि होती थी, एक ये वक्फ भूमि भी होती थी, वक्फ भूमि। तो देखिए इसमें जो मदद, ये मांस भूमि है, मिल्क भूमि है, सुयूर गल भूमि है, वक्फ भूमि है। वक्फ भूमि जो होती थी ना, धर्म की सेवा के आधार पर प्रदान की जाती थी।
तो ये भूमि इनको मिलती थी अनुदान के रूप में। और ये जो भूमि है मतलब एक एरिया बहुत बड़ा क्षेत्र, जैसे शेख रुकनुद्दीन थे तो उनको 100 गांव दे दिए गए थे, क्योंकि शेख थे, विद्वान थे, धार्मिक व्यक्ति थे, तो उनको दान रूप में अनुदान दिया गया था। 100 गांव दिए गए थे जिनका भू राजस्व जो इसका राजस्व था वो वसूलते थे, उनको वसूल मिलता था। ठीक है, तो इस प्रकार के ये इनको अनुदान दिए जाते थे। तो अनुदान भूमियों में पहली शर्त ये थी कि ये कर मुक्त होती थी, इस पर किसी प्रकार का लगान नहीं वसूल किया जाता था, और इसका जो स्वामित्व का अधिकार था वो इनका नहीं था, ये भूमि को बेच नहीं सकते थे। राज्य की तरफ से इन पर कोई सेवा या शर्त लागू नहीं होती थी, और ये उन व्यक्तियों को दी जाती थी जो धर्मपरायण व्यक्ति होते थे, विद्वान व्यक्ति होते थे, या गरीब व्यक्ति होते थे जिनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पारितोषिक के रूप में दी जाने वाली भूमि। देखिए, पारितोषिक के रूप में दी जाने वाली भूमि क्या होती थी? राज्य के जो कर्मचारी होते थे, कर्मचारियों से जो उनका पहले तो उनका जो काम नियति था कि जिस कार्य के लिए जब वे बंधे थे वो तो करते ही थे, लेकिन राज्य के कर्मचारियों से जब कोई अतिरिक्त कार्य लिया जाता था, मतलब कोई एक्स्ट्रा काम उनसे लिया जाता था, कोई कार्य कराया जाता था, पहले जो अपने काम में लगा है वो तो उसका कार्य जो है ही, जिस सेवा के लिए वो है तो वह कार्य तो अपना कर ही रहा है, उसके अतिरिक्त अगर कोई कार्य उनसे राज्य लेता था तो शासक लेते थे, तो उसके बदले में उनको भूमि दी जाती थी। तो ये भूमि जो होती थी वो उनको प्राप्त होती थी, और जब तक वो काम करते थे, जो काम सौंपा जाता था, अतिरिक्त काम जो दिया जाता था, अतिरिक्त काम उसको जब तक ये पूरा नहीं हो जाता था तब तक ये भूमि जो थी उसका राजस्व ये वसूलते थे। काम खत्म हो जाता था उसके बाद में इनका अधिकार भी, राजस्व वसूलने का अधिकार भी खत्म हो जाता था, और ये शासक के पास चली जाती थी। तो ऐसी भूमि जो थी वो कहाँ से दी जाती थी? एक पैवाकी भूमि थी, पैवाकी भूमि के अंतर्गत ही ये भूमि आती थी, जो पारितोषिक के रूप में दी जाती थी या उपहार के रूप में दी जाती थी। कहीं पर अगर नाम आए उपहार भूमि तो ये इस प्रकार की भूमि हुआ करती थी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अकबर के समय भूमि की 4 श्रेणियाँ थीं। तो कौन कौन सी श्रेणियाँ थीं जान लेते हैं। पहली श्रेणी थी, देखिए, पोलज। पोलज ये हर साल खेती होती थी या हर वर्ष जिस पर खेती होती थी, ये बहुत ही उपजाऊ भूमि होती थी। ये माने कि इन पर हर वर्ष खेती की जा सकती थी। इनकी इतना उपजाऊपन था, इतनी उर्वरा शक्ति थी इसमें कि इस पर हर वर्ष खेती होती थी। ये लगभग दोआब के क्षेत्र होते थे, और या ये जो नदियों के किनारे वाले क्षेत्र होते थे। तो इस कुल मिलाकर के ये उपजाऊ भूमि होती थी जिन पर हर वर्ष खेती की जाती थी, और पोलज कहलाती थी ये। दूसरी है परती भूमि, जिस पर हर साल खेती नहीं की जा सकती थी। ये कुछ अनुपजाऊपन होता था इनमें, ये कम उपजाऊ होती थी, और एक साल छोड़ करके अगले वर्ष इसमें खेती हो पाती थी। तो परती भूमि कहलाती थी, माने अगले साल खेती होती थी। तीसरी प्रकार की है चाचर भूमि। चाचर शब्द ही जान लीजिए, 3-4 साल बाद इस पर खेती होती है। ये चाचर भूमि जो थी, इस पर 3-4 साल बाद ये ऐसे छोड़ दी जाती थी, उसके बाद ये खेती इस पर की जाती थी। माने ये और ज़्यादा ही कमज़ोर भूमि थी, अनुपजाऊ भूमि थी, उपजाऊपन बिल्कुल नहीं था। तो 3-4 साल में ये पड़ी रहती थी परती, तो ये खाली पड़ी रहती थी, तब जाकर के इसमें वो जो है वो इसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती थी, फिर खेती योग्य बनती थी। बंजर भूमि ऐसी भूमि थी जो बोई ही नहीं जाती थी, चूँकि बंजर थी तो उस पर जो है उसमें उपजाऊ होती नहीं है ये भूमि, इस पर कृषि योग्य भूमि होती नहीं है। तो ये बिना बोई गई ज़मीन होती थी बंजर भूमि, इस पर खेती नहीं होती थी। तो पोलज उपज से समझ लगा लीजिए, उपज वाली भूमि हर साल इस पर खेती होती थी। परती पड़ी रहती थी, 1 साल बाद इस पर खेती होती थी। चाचर 3-4 साल बाद इस पर खेती होती थी। ऐसे आप संबंध जोड़ करके इनको याद कर सकते हैं। अगला है भूमि की माप या पैमाइश इकाइयाँ थीं। कैसे मापी जाती थी भूमि, किन क्या इकाइयाँ थीं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये बिश्वा था पहले, ये इसका जो माप इकाई थी बिश्वा थी। बिश्वा में भूमि मापी जाती थी। ये सल्तनत काल से ही चालू थी। और उसके बाद में देखिए एक गजे सिकंदरी था,
जो 30 इंच का होता था, इससे भूमि मापी जाती थी। ये सिकंदर लोदी ने शुरू किया था और सल्तनत काल से ही ये चालू था। तो सल्तनत काल से ही इसका जो मापक इकाई थी ये गजे सिकंदरी, ये 30 इंच का एक होता था मापक यंत्र। तो इसके द्वारा भूमि मापी जाती थी। अगला है सिकंदरी गज। तो सिकंदरी गज ये शेरशाह सूरी ने शुरू किया था और ये 32 इंच का होता था। वो 30 इंच का था, ये कुछ ज़्यादा का था, ये 32 इंच का था। ये मुग़ल कालीन समय में शुरू हुआ था सिकंदरी गज। इससे मुग़ल कालीन के समय में, अब ये पहले तो इस पे 30 इंच वाले गजे सिकंदरी से माप होती थी, उसके बाद में आ गया ये 32 इंच का सिकंदरी गज, इससे भूमि की माप होने लगी। इसमें सन की डंडी भी थी और सन की डंडी जो थी भूमि माप में शेरशाह ने इसका प्रयोग किया था, सन की डंडी का। आगे बढ़ते हैं। देखिए इलाही गज। तो इलाही गज जो था ये शुरू हुआ था, अकबर ने शुरू किया था। ये 33.5 इंच का होता था, जो मापक यंत्र था, मापक की जो इकाई थी। तो ये 33.5 इंच था इलाही गज। और ये अकबर ने अपने जन्म के 31वें वर्ष यानी कि 1586 से 87 में इसकी शुरुआत की थी, इसको स्टार्ट किया था। तो ये वो पहले वाला गजे सिकंदरी 30 इंच का हो गया और उसके बाद में सिकंदरी गज हो गया 32 इंच का, इलाही गज हो गया 33.5 इंच का। ये कभी कभी मैचिंग में पूछ दिया जाता है कौन कितने इंच का था, तो ये आप याद कर लीजिएगा। इलाही गज का संबंध जोड़ लीजिए, इलाही गज से दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था, चूँकि ये अकबर का हो जाएगा। तो ये इलाही गज जो था किसने चलाया था, कभी ऐसा पूछा जाता है, कभी उनका इंच से मैचिंग भी पूछ दी जाती है। बीघा था एक। तो बीघा क्या होता था, देखिए बीघा ये खेत को नापने की विधि थी, एक खेत की माप थी, खेत की माप थी। बीघा जो था 20 बिस्वा में बटा होता था। ये 20 बिस्वा का एक बीघा बोला जाता था और एक बिस्वा जो था वो 20 बिस्वान बोला जाता था। उसके बाद में एक तनब या तनाव था, जो मूज की रस्सी थी। ये मापक यंत्र था जो जिसे खेत मापे जाते थे। तो तनब या तनाव कहलाता था, मूज की रस्सी का बना होता था ये। अगला है, इसके बाद में आया जरीब या जरीबाना कहा जाए। तो जरीब क्या होती है, तो जरीब जो होती है यह लोहे के कड़ों से युक्त बांस की छड़ी प्रयोग में लाई जाती थी। जो लोहे की कड़ियों लगाई जाती थी उस पर, बांस की छड़ी पर इसका प्रयोग किया जाता है, ये जरीब कहलाती थी, जिसमें लोहे के कड़े लगे होते थे। इससे भी भूमि की माप होती थी। अगला है, तो अच्छा इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम भू राजस्व प्रणाली के संबंध में चर्चा करेंगे और थोड़ी जानकारी इसमें और रह गई है, वो अगले वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे अगले नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।